मान लिया खान चाचा ने 3 शादियां कर ली, अब तीनों से उनके 2-2 बच्चे हो गए, तो अब उनके 2 बच्चे गिने जाएंगे कि 6 बच्चे गिने जाएंगे? इस केस में उनके 6 बच्चे गिने जाएंगे। ऐसा नहीं कि हिंदू समाज में कुरीतियां नहीं है या हिंदू समाज में कुरीतियां नहीं रही, लेकिन उसे हमारे समाज में आके किसी ने ठीक कर दिया। कभी दयानंद सरस्वती आकर ठीक कर दिया, उनका किसी ने विरोध नहीं करा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मुस्लिम समाज में कुरीतियां तो नरेंद्र मोदी को आना पड़ता है ट्रिपल तलाक का लॉ लाने के लिए, योगी आदित्यनाथ को आना पड़ता है लव जिहाद का लॉ लाने के लिए, योगी आदित्यनाथ को आना पड़ता है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बहुशादी होगी, अगर आपकी पॉलीगेमी होगी तो क्या करना पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून जब से लागू किया है उसके ऊपर तरह तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग इसको राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं तो कुछ इसको बहुप्रतीक्षित ऐसा लॉ, ऐसा नियम बता रहे हैं कि जिसकी प्रतीक्षा, जिसके लिए आंदोलन तो बहुत हुए लेकिन किसी भी सरकार ने उस पर संज्ञान नहीं लिया था। योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर अपना इनिशिएटिव तो लिया है, लेकिन उस पर उठने वाले सवालों को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस सवालों के जवाब लेने के लिए हम पहुंचे हैं शांतनु गुप्ता जी के पास में। शांतनु गुप्ता जी एक राजनीतिक विश्लेषक हैं और उनको आप जितने भी नेशनल टीवी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें आप देखते रहते हैं। सबसे पहले तो शांतनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य सनातन पर। नमस्कार। नमस्कार अंकुर भाई। जैसे कि आपने देखा है कि योगी आदित्यनाथ जी पिछले 4 साल से बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और उन्होंने वो फैसले लिए हैं जिनके लिए कि हम सभी लोगों ने, आप लोगों ने और जितनी भी संस्थाएं हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। उनमें से एक ऐसा आंदोलन था जिसमें करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर लिए गए थे, खून से लेटर लिखे गए थे कि भाई सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बिल को लाया है, लेकिन उसके बाद जो राजनीति शुरू हुई है वो आप जानते ही हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या है इस जनसंख्या नियंत्रण कानून में, क्या ये इतना रेलेवेंट है अथवा नहीं? उत्तर प्रदेश में इसकी आवश्यकता क्यों हुई? केंद्र सरकार इसको नहीं लाई, योगी जी लेकर के आते हैं। तो इस ड्राफ्ट में ऐसा क्या है जो हमें लगता है कि, या जो सरकार है उन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छा है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो विपक्ष को लग रही हैं कि ये बहुत ही गलत है? देखिए अंकुर भाई, अगर आप अपने बचपन पे जाएं, मैं अपने बचपन में जाता हूँ और आपको भी याद होगा जब हम बचपन में निबंध लिखा करते थे कि भारत की समस्याएं कैसे खत्म हों, तो उसमें किसने नहीं लिखा कि जनसंख्या पे हमें कंट्रोल करना चाहिए, हमें जनसंख्या कम करनी चाहिए। आप किसी से पूछ लीजिए, अपने दर्शकों से सर्वे कर लीजिए कि बचपन में किसने निबंध ने ये लिखा कि हमें साफ सफाई करनी चाहिए और हमें जनसंख्या पे नियंत्रण करना चाहिए। हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, लेकिन हाँ, उस पर कानून नहीं बने। देखिए, ऐसा नहीं कि जनसंख्या नियंत्रण नहीं होता था पहले। जब 1947 से जब से हमारी आज़ादी मिली, जनसंख्या कानून कुछ ना कुछ तरह के थे, लेकिन इंदिरा गांधी के समय जब जबरन नसबंदी हुई तो एक तरह से वो डिरेल भी हुआ प्रोग्राम, क्योंकि एक तरह से लोगों में उसका डर फैल गया और कम से कम 1 दशक तक जनसंख्या का जो कार्यक्रम था वो ठीक से नहीं चल पाया। फिर वो दोबारा आए, कुछ देशों में, विदेशों में कानून बने, लेकिन पहली बार ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट बना है, कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्ट बना है जो स्टेट लॉ कमीशन लखनऊ उत्तर प्रदेश ने अपने वेबसाइट पर डाला है और मेरे हाथ में है, इंग्लिश की प्रति मेरे हाथ में है। मैं बहुत सारे चैनल में गया, डिबेट में गया, लोगों ने कहा इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, और किसी ने 18 पेज 30 पॉइंट का ड्राफ्ट पढ़ा तक नहीं। अभी 19 तारीख अभी भी बची है, 19 तारीख तक आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। देखिए इस ड्राफ्ट में है क्या। पहले तो इस ड्राफ्ट का नाम बड़ा सुंदर है। इसका नाम है उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल, स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर। केवल कंट्रोल नहीं है, कैसे उसको स्टेबलाइज करें और कैसे अपनी जनता का वेलफेयर करें। स्टेबलाइज होता क्या है? देखिए, एक टर्म होती है टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब एक कपल कितने बच्चों को पैदा करता है। भारत की वो दर करीब 2.1 के आसपास आ चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो तो 2.7, 2.8 है। और ये जो ड्राफ्ट है केवल 8-9 साल के लिए है और उसके बाद कुछ और लाया जाएगा। कोई भी लॉ अपने आप से शाश्वत नहीं होता कि वो चलता रहेगा जब आ जाएगा, तो एक टाइम बाउंड तरीके से लाया गया है। अब देखिए इसमें है क्या। स्टार्टिंग में कुछ डेफिनेशंस हैं, मैं आपके सामने ही पलट रहा हूँ, जो हर एक्ट में डेफिनेशंस होती हैं। सबसे अच्छी चीज़ है जो पहली चीज़ इसमें शुरू करती है, जैसे एक्ट शुरू होता है ये इंसेंटिव से शुरू होता है कि अगर आप अपना परिवार 2 बच्चों तक सीमित रखते हैं तो सरकार आपको क्या क्या लाभ देगी, क्या क्या इंसेंटिव देगी। जो पनिशमेंट है वो बाद में मेंशन है, यानी कि सरकार एक तरह से इसको प्रोग्रेसिव पॉजिटिव लॉ की तरह लाना चाहती है। जैसे हम एक फ्रेज कहते हैं इंग्लिश में, कैरेट एंड स्टिक। तो ये कैरेट एंड स्टिक, पहले कैरेट की बात करी गई, स्टिक की बात बाद में करी गई। तो पहले सरकार देती है मैं क्या क्या लाभ दूंगी, और लाभ बहुत डिटेल में बताए गए हैं।
पहला पॉइंट क्या है, आप अगर सरकारी नौकरी में है तो आपको एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलेंगे, आपको सब्सिडी मिलेगी प्लॉट खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, आपको सॉफ्ट लोन मिलेगा घर खरीदने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए, आपको जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं, पानी का बिल, बिजली का बिल, उसमें रिबेट मिलेगी अगर आप 2 बच्चों तक सीमित रखते हैं। मैटरनिटी लीव मिलेगी, अगर पुरुष को भी पैटर्निटी लीव मिलेगी सैलरी के साथ 12 महीने तक। जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां जो दम भरती हैं कि हम महिला सशक्तिकरण दें, उसमें भी इतनी पॉजिटिव पॉलिसी नहीं है। जो पीएफ का फंड है उसमें 3% का इंक्रीज होगा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज फ्री मिलेंगी, इंश्योरेंस फ्री मिलेगी। अगर आप एक बच्चे तक सीमित रखते हैं तो कुछ कॉलेजेस में आपको एडमिशन में फायदा मिलेगा आपके बच्चों को। तो बहुत डिटेल में बताया गया। फिर ये बताया गया कि अगर आप सरकारी नौकरी में नहीं है तो पदोन्नति को छोड़ के बाकी सारी चीजें आप में अप्लाई होंगी, ठीक है, हो जाता है। फिर जहां भी मैं पूरे इस ड्राफ्ट को देखता हूं, ये गर्ल चाइल्ड के लिए प्रो बायस्ड है। मतलब अगर ये कहता है कि अगर आप बीपीएल फैमिली से आते हैं, आप 2 बच्चों तक सीमित रखते हैं परिवार को, तो आपको 80,000 रुपए मिलेंगे, और अगर वो लड़की है घर में 2 बच्चों तक आपने सीमित रखा है तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये बात आती है। अब जब ये पूरी डिटेल में बता देते हैं क्या क्या लाभ मिलेंगे, तब वो डिसइंसेंटिव पे आते हैं कि अगर, और डिसइंसेंटिव वो पनिशमेंट नहीं है इतने से, क्योंकि कुछ देशों में तो प्यूनिटिव लॉज भी हैं। ये पनिशमेंट नहीं है, कुछ इस तरह के डिसइंसेंटिव है। जैसे 3 तरह के डिसइंसेंटिव है। एक है कि आपको गवर्नमेंट की स्कीम नहीं मिलेगी, और देखिए लाजमी भी है, अगर आप तीसरा बच्चा पैदा कर रहे हैं, चौथा बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो टैक्स पेयर नहीं भर पाएगा उसका पैसा ना। एक दिन में 70,000 बच्चा पैदा होता है। आप कहते हैं नौकरी कहाँ है, आप कहते हैं पानी कहाँ है, आप कहते हैं बिजली कहाँ है। एक दिन में 70,000 के लिए कैसा पैदा कर, सरकार तो वही है, उतने ही लिमिटेड रिसोर्स है आपके पास। 70,000 बच्चा पैदा हो रहा है, आपका तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, 5वां बच्चा, उसको टैक्स पेयर नहीं खिला पाएगा, उसको टैक्स पेयर शिक्षा नहीं दे पाएगा। तो यह है कि भाई अगर आप जाते हैं तो आपको वेलफेयर की स्कीम्स नहीं मिलेंगी। राशन कार्ड आपका 4 तक लिमिट होगा, हमारे 2 तक राशन कार्ड लिमिट होगा। दूसरा, आप लोकल बॉडी के इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है। मतलब देखिए, अगर आपका कॉन्शियस डिसीजन है, आपको पता है पहले से तीसरा बच्चा होने जा रहा है, चौथा बच्चा होने जा रहा है, आप लोकल बॉडी के इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। तीसरा, आप सरकारी नौकरी और उसमें प्रमोशन, ये 3 चीजें, केवल ये 3 डिसइंसेंटिव अभी दिए गए हैं। अगर आप बहुत सारे एक्सपर्ट्स की राय माने तो वो तो कहते हैं कि प्यूनिटिव भी आने चाहिए, कि मतलब चौथे बच्चे पे तो जेल हो जानी चाहिए, चौथे बच्चे पे तो आपका वोटिंग राइट चला जाना चाहिए। इसमें अभी प्यूनिटिव लॉ की बात नहीं, इसमें केवल कुछ 2-3 तरह के डिसइंसेंटिव दिए गए। अब यह है कि क्योंकि मैं बहुत समय से पॉलिसी का अध्ययन करता रहा हूं, ये पॉलिसी इतनी स्ट्रांगली ड्राफ्ट है अंकुर जी, इसमें आपको इफ एंड बट, आप जो इफ एंड बट बोलेंगे उसका इसमें उत्तर दिया है। जैसे आपको लगेगा कि अगर दूसरे बच्चे में ट्विंस हो गया तो, मल्टीपल चाइल्ड हो गए तो तब क्या होगा, उसका इसमें दिया है कि तब आप 3 बच्चे तक जा सकते हैं और आप लॉ के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। पहली बात, अगर आपका बच्चा अडॉप्ट करने का मन होता है तब क्या करना है, तब भी लिखा है कि आप कैसे 3 बच्चे तक जा सकते हैं। अगर दुर्भाग्यपूर्ण एक बच्चा, स्टार्टिंग चाइल्ड में बच्चा मृत हो जाता है या बच्चा डिसेबल हो जाता है, तब क्या हो, उसका एक का बड़ा छोटा और बड़े माइक्रो लेवल पे गया। ऐसे नहीं कि बस कुछ ड्राफ्ट लिख दिया। और हर बात, बड़ी अच्छी बात है, मैं दिखाऊंगा कि इलस्ट्रेशन दिया है। इलस्ट्रेशन मतलब अगर A की B से शादी होती है, इतने बच्चे होते हैं, तब क्या होगा। बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं कि ये बात आई, हाँ, कि भाई कई बार कहता है जो लीगल लैंग्वेज होती है अंकुर भाई ना, थोड़ी सी मुश्किल होती है, उसमें समझ में नहीं आता है। तो उसमें A की B से शादी होती है, इतने पुत्र होते हैं, तब क्या होगा, उसका बच्चा डिसेबल हो जाता है, तो बड़ा अच्छे से इलस्ट्रेशन करके दिया है हर बात की बात। अब जो एक चीज आती है, मुस्लिम समाज में आपको पता है बहुविवाह भी अलाउड है। तो अब क्या होगा, मान लिया खान चाचा ने 3 शादियां कर ली, अब तीनों से उनके 2-2 बच्चे हो गए, तो अब उनके 2 बच्चे गिने जाएंगे कि 6 बच्चे गिने जाएंगे? इस केस में उनके 6 बच्चे गिने जाएंगे। तो उनके 2 बच्चे के ऊपर जो भी डिसइंसेंटिव है वो उनको झेलना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो जो 3 महिलाएं हैं उनके 2-2 बच्चे इंडिविजुअली काउंट करे जाएंगे। और ठीक भी बात है भाई, उनकी शादी में तो 2 ही बच्चे हुए ना, तो जो महिलाएं, 3 जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, उनके 2-2 बच्चे माने जाएंगे। लेकिन ये जो खान चाचा हैं, इनके 6 बच्चे माने जाएंगे। अगर उनमें से कोई भी महिला फिर दूसरी शादी करके वहां 2 बच्चे पैदा करती है, तो अब इस महिला के भी 4 बच्चे काउंट होंगे। देखिए, दूसरी शादी तो अगर आप तलाक देकर दूसरी शादी करते हैं तो दूसरा परिवार माना जाता है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे समस्या यह आ रही थी कि भाई एक व्यक्ति जहाँ पे 4 शादियां अलाउड हैं, तो क्या वो तो 8-8 बच्चे तो आराम से पैदा कर सकता है। और आप जो 2 चाइल्ड की जो नॉर्म है उसको आप फ्लाउंट करते रहेंगे बड़े आराम से, और आप 8 बच्चे पैदा करेंगे, तो उसके अगेंस्ट में भी है। और पॉलीएंड्री, अगर महिला के ज्यादा पुरुष होते हैं, ऐसा भी कुछ जगह होता है, तो उसको भी मैं कह रहा हूं कि एड्रेस किया गया है, उसको भी डिटेल में इलस्ट्रेशन दिया गया है। एक चीज जो इतनी डिटेल है कि मतलब मैं तो सच में पढ़ के चकित रह गया। देखिए, आपको पता होगा जितने भी ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, नसबंदी के कार्यक्रम है, ये फुल प्रूफ नहीं है, ये 100% नहीं है। इसमें फिर भी कई बार होता है, कंसीव कर जाती है महिला।
तो ऐसे, क्योंकि अब तो लॉ में डिसइंसेंटिव्स भी है। अगर आपका आपने मान लिया नसबंदी कराई किसी कपल ने और उसके बाद भी बच्चा हो गया, तो आप तो डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको उस पर केस करेंगे। तो ऐसे डॉक्टरों के लिए भी ग्रुप इंश्योरेंस करी गई है कि अगर ऐसा हो जाए और आप डॉक्टर पे कोई आ जाए, तब उसको वो उस पेनल्टी को कैसे पे करेगा, तो उसके लिए भी ग्रुप इंश्योरेंस कराई गई। तो मतलब इतनी डिटेल तक गया गया। और जो आखिरी सेक्शन है वो वेलफेयर के बारे में है कि भाई जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो कैसे पहुंचेंगी लोगों तक, बच्चों में, किशोरियों में कैसे जानकारी होगी, उनको आयरन फॉलिक एसिड कैसे दिया जाएगा, स्कूल के करिकुलम में जो बड़े बच्चे हैं उनमें कैसे पढ़ाया जाएगा, तो गाँव में कैसे विलेज लेवल सोसाइटीज बनाई जाएंगी जो छोटे परिवार को प्रमोट करेंगी। तो उस तरह की सारी चीजें भी लॉ में है। और देखिए कोई भी लॉ बिना पैसे के तो नहीं चल पाएगा, तो एक पूरा स्टेट पॉपुलेशन फंड इसके लिए बनाया जाएगा, जिसके लिए एक धन का प्रावधान भी किया जाए कैसे ये लॉ को ऑपरेट होगा। तो मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रांग लॉ है जो इसलिए लोगों को केवल ऐसे, देखिए किसी को राजनीति करनी है तो आप कभी नहीं रोक सकते। वो तो कहेगा कि चुनाव के समय आ गया, इस समय आ गया, इस समाज के विरोध में, इस समाज के पक्ष में, वो अलग बात है। लेकिन बहुत स्ट्रांग लॉ है और इतना अच्छा एक्ट है कि एक बार जब ये आ जाएगा तो चाहे वो केंद्र सरकार हो या अलग अलग राज्य हो, उनके लिए ये एक नज़ीर होगी कि इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रांग ड्राफ्ट एक्ट है और अभी भी पब्लिक डोमेन में है। आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, सुझाव है तो भेजिए। चैनल में आके केवल बोलने से नहीं होगा, ईमेल आईडी लिखिए, उस पर सुझाव भेजिए। अभी विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि ये हिंदुओं के खिलाफ होगा, क्योंकि हिंदू तो अपने कम बच्चे पहले से ही पैदा कर रहे हैं। जब इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम दो हमारे दो, तो भले ही लॉ ना आया हो, लेकिन हमने तो उसी बात को फॉलो करते हुए अपने बच्चों पे उसी टाइम पे लगाम लगा ली थी। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं, जैसे कि हमने AIUDF का पिछले दिनों सुना था, उन्होंने कहा कि हम जनसंख्या बढ़ाएंगे, लोकतंत्र है, वोट बैंक की राजनीति चलती है, तो हमें कोई अभी इलेक्शन ऐसा लड़ना ही नहीं है, हम सीधे सांसद और विधायक का इलेक्शन लड़ेंगे, जनसंख्या बढ़ाएंगे और इसको पूरी तरीके से डोमिनेट कर लेंगे। तो उसके बारे में क्या सोचते हैं आपके? इसमें जो वोटिंग राइट के लिए बहुत सारे लोगों की मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि आवाज़ उठ रही है, वोटिंग राइट जब तक बंद नहीं होगा तब तक तो इसमें मतलब चाहे हम कुछ भी कर लें उसके लूप होल्स निकल जाएंगे। तो उसके बारे में क्या विचार करें? जी आपने ठीक कहा, कुछ समुदायों में जो पॉपुलेशन है वो एक वोटिंग ब्लॉक की तरह है कि भाई बच्चे पैदा करो, जनसंख्या बढ़ाओ, कन्वर्ट करो, बाहर से बुलाओ, रोहिंग्या बुलाओ। और जो बकरुद्दीन अजमल जिनकी पार्टी का नाम लिया, उनकी राजनीति ही ऐसी है कि बाहर से लोगों को बुलाओ, बांग्लादेशियों को बसाओ, उनको वोटर कार्ड दिलवाओ और अपनी वोटर बेस बढ़ाओ, और वही कुछ सीटों पे रखते हैं। और इस बार कांग्रेस के साथ मिलके भी चुनाव लड़ा, फिर भी उनको मुखी खानी पड़ी, वो अलग बात है। लेकिन हाँ ये है कि बहुत सारे पश्चिम बंगाल के जिलों में, बहुत सारे केरला के जिलों में, तमिलनाडु के जिलों में, असम के जिलों में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 30%, 40%, 50% को भी पार कर रही है और वो वहाँ की वोटिंग डेमोग्राफिक्स को चेंज कर रही है। बिल्कुल ठीक बात है। जो विश्व हिंदू परिषद का पॉइंट है वो पूरे लॉ के अगेंस्ट में नहीं है, वो वन चाइल्ड, इसमें वन चाइल्ड पे भी इंसेंटिव दिए गए। उसको मैं भी मानता हूँ कि वो अभी जरूर नहीं है, वो अभी हमारी इतनी गति नहीं है, तो इसमें मेरे ख्याल से वन चाइल्ड वाली जो है उसको हटा देना चाहिए, टू चाइल्ड पे नियमित रखना चाहिए। जो आपने दूसरी बात कही, हिंदू और मुसलमान का फर्टिलिटी रेट क्या है, लोग कहते हैं देखिए आप इसमें धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो हमारा पिछला नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे हुआ था उसके हिसाब से अगर भारत की जो प्रजनन दर है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो 2.1 है, तो हिंदुओं में वो 2.13 है, बस 0.03 ज़्यादा है। लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन में वो करीब 2.7, 2.8 है, करीब वो 3 को टच तीन को टच करता है। तो वो है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो सर्वे कह रहा है। अब इस बात को मैं बोल दूंगा तो कहेगा आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं लॉ में, क्योंकि वो ऐसा है उस समाज में। क्या पता किसी अशिक्षित समाज में हिंदुओं में भी ऐसा हो, किसी अशिक्षित प्रदेश में भी ऐसा हो, लेकिन ऐसा है। आपको देखना पड़ेगा कि हिंदुओं की प्रजनन दर ऑलमोस्ट जो स्टेबिलिटी रेट है हमारा 2.1 उसके पास पहुंच चुकी है, लेकिन जो मुस्लिम समाज में। और देखिए दिक्कत की बात मुझे आती है अंकुर कि ऐसा नहीं कि हिंदू समाज में कुरीतियां नहीं है या हिंदू समाज में कुरीतियां नहीं रही, लेकिन उसे हमारे समाज में आके किसी ने ठीक कर दिया। कभी दयानंद सरस्वती आकर ठीक कर दिया, उनका किसी ने विरोध नहीं करा, उनका किसी ने विरोध नहीं करा। अब यहां पे क्या है कि अगर मुस्लिम समाज में कुरीतियां हैं तो नरेंद्र मोदी को आना पड़ता है ट्रिपल तलाक का लॉ लाने के लिए, योगी आदित्यनाथ को आना पड़ता है लव जिहाद का लॉ लाने के लिए, योगी आदित्यनाथ को आना पड़ता है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बहुशादी होगी, अगर आपकी पॉलीगेमी होगी तो क्या करना पड़ेगा। आपके समाज में सुधारक क्यों नहीं पैदा होते? आपके समाज में आजम खां और ओवैसी केवल यही क्यों नेता है आपके? तो इससे मुझे दिक्कत है कि भाई अगर, क्योंकि जो लोग इसको धर्म में बांट रहे हैं वो मेरे ख्याल से अपने समाज के लिए दिक्कत है। अगर आप 6 बच्चे 8 बच्चे पैदा करके बैठ जाओगे तो कैसे पालोगे उनको? क्या आप उनको एक अच्छा खाना खिला पाओगे? क्या उनको अच्छी शिक्षा दे पाओगे? तो आप अपने बच्चों को पाल नहीं पाओगे। लेकिन आपको एक फोर्स पैदा करनी है, आप बस एक फोर्स पैदा करने की मशीन है क्या कपल, या एक अच्छा जीवन देने के लिए? तो ये भी मुझे कहता है उसी समाज को सोचना होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। हमने देखा है कि जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं
तो वो प्रोग्रेस कर रहे हैं और वहाँ पे मैंने देखा कि 1-2 चाइल्ड पॉलिसीज़ हैं, उन्होंने खुद से अडॉप्ट करी हैं, वो लोग तरक्की करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पे अंधाधुंध बच्चे पैदा करने को भी अल्लाह की देन बता दिया जाता है। एक सवाल ये खड़ा हुआ है कि क्या योगी आदित्यनाथ जी ने ये लॉ जो इलेक्शन आने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए किया है, जो कह रहे हैं कि कुछ असफलताएं रही हैं पूरे शासनकाल में, उनसे ध्यान भटकाने के लिए सब चीज़ें की गई हैं, इस पर आपका क्या मानना है? देखिए अंकुर जी, जब हम ये शूट कर रहे हैं तो हम जुलाई में बैठे हैं अभी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में चुनाव है। पिछला चुनाव फरवरी में शुरू हुआ था। 9 महीने हैं। मतलब अगर ये तर्क माना जाए तो 9 महीने कोई काम ना हो। आप आतंकवादियों को पकड़ना छोड़ दें, क्योंकि आतंकवादी पकड़ेंगे तो वो भी तर्क आया था, वो भी तर्क आया कि आतंकवादी पकड़े तो मतलब टाइमिंग योगी आदित्यनाथ ने सेट करी। आप सोच सकते हैं लोगों का मतलब कहाँ तक कि आप यूपी एसटीएफ को जो हाथ में बम लेके चल रही थी उसको मैं सल्यूट करूंगा। हम यहाँ बैठ के उत्तर प्रदेश में सुरक्षित होके शूट कर पा रहे हैं, सब लोग अपने घर से चैनल पे बात कर पा रहे हैं क्योंकि यूपी एसटीएफ के जवान फील्ड पे लगे हैं। पहले यूपी पुलिस आजम खां की भैंस ढूंढा करती थी, अब आजम खां जेल में है और पुलिस क्या कर रही है? पुलिस फीडबैक दे रही है, लोकल पुलिस फीडबैक दे रही है एसटीएफ को, एटीएफ को, और वो एक बड़ा घटने होने से पहले रोक दे रहे हैं। और आपको पता है 2016-17 में जब इनकी सरकार थी महाराज जी की, अखिलेश यादव की, महाराज जी तो हम योगी आदित्यनाथ को बोलते हैं, जब अखिलेश यादव की सरकार थी उन्होंने टेरर अक्यूज्ड को फ्री करने की बात करी थी, कोर्ट ने रोक दिया, नहीं तो वो सारे बाहर होते आज तक। मतलब एक सरकार कोई पिछले पकड़े उसको जाके और ये उसको छोड़ दें। 2012 में तो आई थिंक उन्होंने कहा था कि जो लोग पकड़े गए हैं हम उनको छुड़वाएंगे, और उन्होंने ये तो उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा, उन्होंने करा भी। उन्होंने मैनिफेस्टो में बहुत कुछ लिखा था ना, वो सब कुछ नहीं करा। सड़क के बारे में कुछ नहीं करा, जमीन के बारे में कुछ नहीं करा, बिजली के बारे में कुछ नहीं करा, लेकिन हाँ इसके बारे में करा उन्होंने। टेरर अक्यूज को छोड़ने के लिए पूरा उन्होंने प्रपोजल पास किया। हाँ कोर्ट ने रोक दिया उनको, वो अलग बात है। तो उसको भी आप ये जो अभी आतंकवादी पकड़े गए उसको भी चुनाव से जोड़ के मेरे ख्याल से 9 महीने तक काम तो होता ही रहेगा। और पॉलिसी ड्राफ्ट है, काफी समय से बन रहा है, अभी भी होगा। और हाँ एक बात और है, पॉलिसी ड्राफ्ट अगर आप सोचेंगे कि आप जैसे मान लिया कल से लॉ आ जाता है, लॉ कैसे आता है? अब पहले विधानसभा में जाता है, पास होता है, राज्यपाल के पास जाता है, फिर गैजेट में आता है। जब गैजेट में आता है तो वो लॉ बन जाता है। अब लॉ बनने के समय किसी ने कंसीव कर रखा है तो कोई महिला प्रेग्नेंट है तो ये उस पर लागू नहीं होता है। ये उस लॉ बनने की 1 साल बाद, क्योंकि जो बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया होती है वो 9 महीने की होती है अमूमन, तो उसके 1 साल बाद लॉ होगा। तो उस समय अगर कोई प्रेग्नेंट है या कोई कंसीव भी कर रखा है तो उस पर लॉ एप्लीकेबल है। तो सब छोटी बातों को ध्यान में दे। जो लोग बोलेंगे ना कि अरे इसका क्या होगा, मैंने देखा है लोग चैनल में आके कुछ उन्होंने लॉ पढ़ा नहीं है, क्योंकि इसमें हर छोटी एक्सेप्शंस को हैंडल किया गया। अब जहां तक बात आती है कि भाई भटकाने की बात हो रही है कि मुद्दों में काम नहीं हुआ, देखिए आपने कोरोना आया, पूरे विश्व में कोरोना आया, ऑक्सीजन की कमी अमेरिका के हॉस्पिटलों में हुई, ऑक्सीजन की कमी यूके के हॉस्पिटलों में हुई, इटली के हॉस्पिटलों में हुई, स्पेन और इटली में तो ये तक कह दिया गया कि जो वृद्ध लोग हैं वो घर पे ही मतलब मर जाएं एक तरह से, क्योंकि हम यहाँ अपने जवान लोगों को देख रहे हैं। वैसे समय में उत्तर प्रदेश जिसकी जनसंख्या ऑलमोस्ट ब्राजील के बराबर है, केवल 5 या 6 देश ऐसे हैं विश्व में जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से ज्यादा है, उसको WHO अपने ग्लोबल हैंडल से 5 ट्वीट करके लगातार 5 ट्वीट करके बधाई देता है कि जो आपने रूरल में जो कोरोना रोकने का काम किया है वो अभूतपूर्व है। ऑस्ट्रेलिया के एक MP, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं कि क्या आप लोन पे दे सकते हैं योगी आदित्यनाथ को हमें, जिससे हमारे यहाँ भी कोरोना की महामारी पर हम काबू पा सकें। मुंबई का हाई कोर्ट, जो महाराष्ट्र का हाई कोर्ट है, वो नजीर देता है कि भाई महाराष्ट्र सरकार को आप योगी आदित्यनाथ जैसा काम क्यों नहीं कर सकते इतने दूर बैठे हुए। तो अगर आप किसको कहना है कि भाई भटकाने के लिए है, तो देखिए आप राजनीतिक छींटाकशी को कभी नहीं रोक सकते। ऐसे इंडेक्स में अंकुर भाई उत्तर प्रदेश 1, 2 या टॉप 5 में आ गया है, जिसमें आप कभी सोच भी नहीं सकते। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उत्तर प्रदेश, तो भी माना कि उत्तर प्रदेश अगर किसी चीज में 1 था तो गुंडागर्दी में था। और सबसे ज्यादा फायदा होता था बॉलीवुड को, उसको स्टोरी मिल जाती थी आसानी से, कभी यहाँ की स्टोरी लगा दो, कभी वहां की स्टोरी लगा दो, तो ये केवल उसी में काम आता था। मैं अपना फोन जरा आवाज बंद कर दूं इसकी। हाँ, उसी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे हुआ करता था, बीमारू राज्य कहा जाता था। अब क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कि बिजनेस करना कितना आसान हो गया है, इन्वेस्टमेंट करना कितना आसान हो गया, उसमें नंबर 2 पे है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात को छोड़ के वो नंबर 2 पे आ जा रहा है। ये स्टैटिस्टिक्स में मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे आएगा। GSDP में नंबर 2 पे आ गया। इतना बड़ा प्रदेश है, उसकी GSDP ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो करीब 5वें 6ठे पे चला गया था, उस पर नंबर 2 पे आ जाता है। स्मार्ट सिटी की लिस्ट बनती है तो जो स्टेट की इंप्लीमेंटेशन में उसमें नंबर 1 आ जाता है। जो स्कूल की इंडेक्स नीति आयोग बनाता है स्कूल की, उसमें C ग्रेड में था, रेड में था, उसमें A में आ जाते हैं स्कूल। तो ऐसे में आपको पैरामीटर आफ्टर पैरामीटर बता सकता हूं। आपने सभी सवालों के जवाब बहुत ही संक्षिप्त और समझाने की दृष्टि से दिए हैं।
लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है कि गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत बैठे हुए हैं काफ़ी समय से। पहले वो कहते थे कि ये जितने भी सुधार हुए हैं वो हमारे पक्ष में हैं, हमारे पिताजी ने जो डिमांड की थी वो वही सुधार हुए हैं, लेकिन अब वो आकर के बैठे हुए हैं पिछले 8 महीने से। अब सुनने में ये आया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो अब दखल देने वाले हैं। इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए अंकुर भाई, मेरे ख्याल से जो तथाकथित किसान आंदोलन है जो गाजीपुर बॉर्डर पे चल रहा है, इसने बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर किया है जी। चाहे वो पंजाब बॉर्डर पे हो, और जैसा आपने खुद कहा, उनके खुद के पिता महेंद्र सिंह टिकैत इस तरह के लॉ जिसमें मंडी को खोला जाए, जिसमें बाहर भी बेच सकें, जिसमें किसान बिचौलियों से बचे, ऐसे लॉज, ऐसे नियमों को का स्वागत किया था। लेकिन अभी उसको पीछे हटता है क्योंकि उनको राजनीति दिख रही है। हमने देखा कि वहां पे चैनल पे जब आते हैं ये सो कॉल्ड किसान नेता तो किस तरह की भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। किसी किसान आंदोलन में किसी महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, कभी किसी को जलाया जा रहा है, और वहाँ कोरोना प्रोटोकॉल को तो ऐसी धज्जियां उड़ाई जा रही है कि सारा कोरोना बस कांवड़ यात्रा से फैलेगा, सारा कोरोना कुंभ से फैलेगा बस। लेकिन इनके यहाँ तो इन्होंने कोई इनहेरेंट वैक्सीन ले रखी है बचपन से, इससे कोरोना नहीं फैलेगा। राकेश टिकैत तो खुद वैक्सीन ले आए और लोगों कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। देखिए ये तो बिल्कुल, और लोग ये दोहरा चेहरा देख रहे हैं जी। अभी जो जिला पंचायत के चुनाव हुए मुजफ्फरनगर से, इन्होंने बीकेयू समर्थित एक कैंडिडेट दिया, ऐसे नहीं कि बस उनका दूर से समर्थन था। बीकेयू कैंडिडेट को 40 में से 4 वोट मिले उसको, तो भाई खुद भी चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस और आरएलडी के कंबाइंड टिकट पे चुनाव लड़ा था, 10,000 वोट मिले थे। क्योंकि देखिए राकेश टिकैत फील्ड पे कोई क्रेडिट व्यक्ति नहीं है जी, चाहे वो कोई भी पक्ष ले लो, वो कोई फील्ड पे कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है। अगर आप जन आंदोलन करते हैं तो एक क्रेडिबल आदमी होना चाहिए जिसकी आवाज सुनी जाती थी। देखिए अगर अन्ना हजारे के आंदोलन जिसका फायदा केजरीवाल ने उसकी मलाई खा ली, बोले बात, लेकिन अन्ना हजारे क्रेडिबल व्यक्ति थे, उनकी आवाज में दम था। बाबा रामदेव ने उस आंदोलन का समर्थन किया तो क्रेडिबल व्यक्ति जी। लेकिन ये व्यक्ति खुद भी क्रेडिबल नहीं। कौन है? योगेंद्र यादव, जो एक दिन किसान नेता बन जाते हैं, एक दिन मुस्लिम नेता बन जाते हैं, एक दिन छात्र नेता भी बन जाते हैं में जाके। तो वो तो ऐसा है जैसे होता है एक्टिविस्ट ऑन रेंट, कि भाई आप जिसके पैसे दोगे उसकी मैं तक। हाँ, उस तरह के हैं। तो इस तरह के लोगों ने तो इस मूवमेंट को लीड किया है। तो मेरे ख्याल से, और जितने भी अगर लोग इसे अब किसान आंदोलन से जाट आंदोलन बना दिया लोगों ने कि जाट सीटों पे प्रभाव पड़ेगा। तो जो 18 जाट सीटें थी, सोटू से मुझे जाति में बात करने में बहुत रुचि नहीं आती है, उसमें से 17 जिला पंचायती के अध्यक्ष भाजपा ने बना लिए। हाँ, जो मैंने सुना है कि ये फिर पार्टी बनाने वाले हैं, इनके अंदर ही मतभेद हैं। अभी पंजाब में किसी शीर्ष जो किसान नेता है, उन्होंने कहा है भाई हमने तो ये आंदोलन किसानों के लिए किया था, इसका पार्टीकरण ना करो। तो इनमें आपस में जो कुछ छोटी सच्ची आवाजें होंगी, ध्वनियां होंगी, वॉइसेस होंगी, वो खुद कह देंगी कि इसका आप राजनीतिकरण ना करें। मेरे ख्याल से क्या होगा, ये अपना आरएलडी के साथ एक आध टिकट की बंदर बांट कर लेंगे और एक आध टिकट इनके पा जाएंगे, उससे ज्यादा इनका कुछ नहीं होने वाला। इनकी राजनीति देखिए इन्होंने कराई इसलिए है, ये ऐसे कुछ लोगों ने कराया है जिनकी राजनीति का चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। तो उन्होंने योगेंद्र यादव, चढ़ूनी, जो इस तरह के लोग जिनको कोई केवल डिबेट में कभी बुला लो कि वो टीवी में कैसे दिखें। अभी क्या करते हैं, ममता बनर्जी के पास जाते हैं, इसके पास जाते हैं और एक अपोजिशन खेमे में एक छोटी सी सीट लेने की कोशिश कर रहे हैं। उससे ज्यादा मेरे ख्याल से कुछ नहीं। चलते चलते एक लास्ट प्रश्न ले लेते हैं कि राम मंदिर जिसकी लड़ाई 500 साल से हम लड़ते आए, फिर 70 साल तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चलता रहा, तो अब आकर के जो फैसला हुआ और फिर ताबड़तोड़ फैसले हुए उसके बाद में, ये उसका अस्थायी मंदिर निर्माण हो या फिर स्थायी मंदिर निर्माण हो, लोगों से जब अपील की गई तो लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके उसमें योगदान दिया है। लेकिन ऊपर से जब समाजवादी पार्टी नेता ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इस मंदिर को बनने ही नहीं देंगे, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं और क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? देखिए ऐसा स्टेटमेंट तो उनका सामने से मेरे ख्याल से नहीं आया है, लेकिन उनके लक्षण ऐसे ही हैं। क्यों? देखिए आप मुलायम सिंह यादव का इतिहास देख लीजिए, उन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलाई और कहा कि अगर मुझे और गोलियां चलानी पड़ती मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए, मैं और गोली चलवाता। उन्होंने कभी उस पर रिग्रेट भी जारी नहीं करा। अखिलेश यादव आते हैं, उनको इतना डरते थे कि उन्होंने जो वीएचपी की कार्यशाला में जो पत्थर जाता था वो पत्थर भी जाना रोक दिया। तब तो मंदिर नहीं बन रहा था, तो पत्थर जो कार्यशाला में जाता था वो भी जाना रोक दिया। जिस दिन योगी आदित्यनाथ की सरकार आई वो पत्थर जाना शुरू हो गया। अयोध्या को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया गया जिससे उसको ज़्यादा फंड्स दिया जा सके। अयोध्या का कायाकल्प हो गया। छोटी दिवाली जो है वो बिल्कुल उसने अयोध्या को ग्लोबल मैप में रख दिया। वहाँ पे 1 लाख दिए, 5 लाख दिए का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। वहाँ पे कोरिया की फर्स्ट लेडी आ रही हैं, वहाँ पे इंडोनेशिया, थाईलैंड की रामायणा का मंचन हो रहा है। मैं पहले जब ये मेक माई ट्रिप ओयो में होटल देखा करता था अयोध्या जाने के लिए, तो 1 होटल 2 होटल दिखता था। अब क्योंकि इतने मीडिया कर्मी, इतने इंटरनेशनल लोग जाने लगे, तो 15-20 होटल ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है। तो वहाँ का तो विकास हो गया। वो तो जैसे ही अब मंदिर बनेगा तो तर जाएगी जगह, धन्य से भी धर जाएगी, क्योंकि एक जब बड़ा टूरिज्म स्पॉट होता है तो बहुत लोगों को केटर करता है। भारत में तो कम से कम अंकुर भाई 100-200
तो ऐसे रिलीजियस प्लेसेस हैं जो केवल उनकी इकोनॉमी इसलिए चलती है। हाँ बिल्कुल डर है, जैसे ये झूठे केस ला रहे हैं कि भाई प्रॉपर्टी का केस हो गया, ये हो गया, कि अगर जो इनकी मंशा है, अगर इनकी सरकार खुदा ना खास्ता आ गई, जिसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं है, तो ये तो कुछ ना कुछ करके मंदिर को रोक देंगे। तो यूपी की जनता को ये भी संदेश है कि अपना वोट ध्यान से दें, कि कौन रामलला के साथ खड़ा है, कौन राम भक्तों के हत्यारों के साथ खड़ा है। जी, आपने जितने भी प्रश्न थे बहुत ही सरल भाषा में आपने उनका आंसर किया, और मैं अपने दर्शकों से भी उम्मीद करता हूं कि उनको भी ये सभी चीज़ें पसंद आई होंगी, समझ आई होंगी। अगर आपके फिर भी कोई सवाल बचें तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं, हम नेक्स्ट टाइम फिर इन सवालों को ज़रूर लेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब स्वयं भी करें और अपने मित्रों से भी कराएं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।